Hello students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes of English. I am A.K. Dwivedi and today I am going to explain you chapter number 4, A Timely Gift. Students, I think up to chapter number 3 you have already been explained. Okay? So open your book chapter number 4 and try to understand it seriously. Hindi meaning, English word meanings एंड एक्सप्लेनेशन, सारी चीजें आपको सीरियसली समझना है. ओके, तो स्टूडेंट्स बिफोर रीडिंग दिस चैप्टर देयर इज अ शॉर्ट समरी. यहां पर एक छोटी सी समरी भी दी गई है इस चैप्टर के बारे में. क्या है, पढ़ते हैं. जैक वाज अ स्मॉल बॉय. इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है, कैरेक्टर है जैक, एक छोटा सा बालक है. वन डे ही वेंट टू हिज होम टाउन. एक दिन वो अपने होम टाउन जाता है. होम टाउन का मतलब मौलिक शहर, जहां पर वो अपने पेरेंट्स के साथ रहा करता होगा. विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ रहता था. जैक एंड हिज मदर स्टॉप्ड बाई टू सी द ओल्ड हाउस. जब वो वहां पहुंचे तो जैक और उसकी माँ दोनों ही उस पुराने घर को देखने के लिए बाहर रुक गए. एंड हैड गॉन इनसाइड द हाउस. ठीक है, और फिर उसके घर में प्रवेश करते हैं. उस पुराने घर में प्रवेश करते हैं. पहले तो थोड़ी देर बाहर रुकते हैं और उसको देखते हैं. देन वो घर के अंदर एंट्री करते हैं. देयर वाज अ स्मॉल गोल्ड बॉक्स. एक वहां पर छोटा गोल्डन कलर का बॉक्स रखा रहता था जब जैक छोटा था. ठीक है, और ये बॉक्स लॉक्ड होता था. ऑन द टॉप ऑफ हिज डेस्क, वो उसकी डेस्क पर रखा रहता था सबसे ऊपर. आज ये बॉक्स वहां पर मिसिंग है, गायब है. रीड द स्टोरी व्हाट हैपेंड देन. ये कहानी पढ़ो और फिर देखिए क्या होता है. तो विद्यार्थियों, चैप्टर को आपको बहुत सीरियसली समझना है. अगर आपको मीनिंग्स और उसकी कहानी समरी अच्छे ढंग से समझ में आ जाती है, then I think you can't have any problem to answer any question regarding this chapter. ठीक है, अगर इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, who said to whom या कोई अन्य क्वेश्चन, आप डेफिनेटली उसका आंसर दे लेंगे. आपको रटना नहीं पड़ेगा, इसलिए सीरियसली आप समझिए. ठीक है, सो बी रेडी. शुरुआत करते हैं चैप्टर. इट हैड बीन ईयर्स. लेखक कहता है इट हैड बीन ईयर्स, दैट मीन्स इट हैड बीन लॉन्ग टाइम. एक बहुत लंबा समय हो गया. वेरी वेरी लॉन्ग एगो. सिंस जैक हैड सीन द ओल्ड मैन, यानी जब जैक ने बूढ़े आदमी को देखा था, उस बूढ़े आदमी को who lived next door to his childhood home, जो बचपन में उसके घर के बगल में रहा करता था, यानी उसके पड़ोसी को, अपने पड़ोसी को. जैक कहता है कि उसको अपने घर के बगल में रहने वाले पड़ोसी अर्थात उस व्यक्ति को देखे हुए काफी लंबा समय बीत गया जब उसने उसको देखा था. कॉलेज, मैरिज, करियर. इस बीच में कॉलेज, मैरिज और जीवन का जो करियर होता है, लाइफ, जीवन, गॉट इन द वे ऑफ रिमेम्बरिंग, उसको याद करते हुए व्यतीत हुआ. द मैन हु हैड स्टेप्ड हिम इनटू हिज लाइफ, उस आदमी को याद करते हुए ये सब बीत गए जिसने उसके जीवन में प्रवेश कर लिया था. कब? आफ्टर हिज फादर डाइड, यानी उसके पिता की मृत्यु के उपरांत ये आदमी उसके अंदर प्रवेश कर गया था, मतलब उसकी यादें. इनफैक्ट जैक मूव्ड क्लियर अक्रॉस द कंट्री. वास्तव में जैक क्या करता है? मूव्ड क्लियर अक्रॉस द कंट्री, पूरे मतलब गांव में, उस होम टाउन में. मूव्ड मतलब घूमता है, विजिट करता है. इन परस्यूट, परस्यूट मीन्स लक्ष्य, टारगेट, एन इफर्ट टू अटेन समथिंग ऑफ हिज ड्रीम्स, अपने सपनों, यानी अपने सपनों को हासिल करने के लिए, पूरा करने के लिए
जैक क्या करता है, पूरे कंट्री में घूमता रहता है। इन द रश ऑफ हिज बिजी लाइफ, उसका जो जीवन बिजी था, बहुत बिजी लाइफ था उसका, तो उस बिजी लाइफ के मोमेंट में, रश ऑफ हिज बिजी लाइफ यानी भाग दौड़ का जो जीवन था, जो उसका लाइफ इतना बिजी शेड्यूल में चल रहा था, जैक हैड लिटिल टाइम टू थिंक अबाउट द पास्ट। जैक के पास अतीत के बारे में सोचने के लिए बिल्कुल समय नहीं था। जैक कहता है उसका जो इतना भाग दौड़ वाला बिजी लाइफ शेड्यूल था, उसमें उसके पास इतना समय नहीं था कि वो अपने अतीत के बारे में यानी बीते हुए समय के बारे में याद करे। He had no time to remember the past events of his life because he was extremely busy in his present period. Okay? तो उसके पास इतना टाइम भी नहीं था पास्ट के बारे में याद करना, और इवन टू स्पेंड टाइम विद हिज वाइफ, इवन टू स्पेंड टाइम विद हिज वाइफ, यानी इतना भी समय नहीं था कि वो अपनी पत्नी के साथ कुछ समय सुकून से व्यतीत कर सके। एडिसन अपनी पत्नी या बेटे के साथ भी उसे आज समय बिताने के लिए नहीं मिलता था। उसका जो लाइफ का शेड्यूल था इतना बिजी था, ना तो अतीत के बारे में याद करने का समय था, ना अपनी पत्नी के लिए और ना बच्चे के लिए। The writer says that Jack was extremely busy in his present period of life. He didn't get any time to remember the past events. He didn't get any extra or spare time to spare with his wife and son. ठीक है, जहां पर आपको नहीं आता है यू कैन आस्क मी बाई फोन कॉल। तो ही वॉज वर्किंग ऑन हिज फ्यूचर, जैक अपने फ्यूचर को लेकर के काम कर रहा था। ठीक है, एंड नथिंग कुड स्टॉप हिम, अपने फ्यूचर के प्रति वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस था, सावधान था, और कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो कुड स्टॉप हिम, उसे रोक सके उसके लक्ष्य की ओर बढ़ने से। वन नाइट हिज मदर कॉल्ड हिम, तभी क्या होता है, एक दिन एक रात उसकी माँ ने उसको बुलाया। वन नाइट हिज मदर कॉल्ड हिम, उसकी माँ ने उसे पुकारा और क्या कहा, मिस्टर बेल्सर डाइड लास्ट नाइट। उसकी माँ कहती है जैक से, क्या कहती है, मिस्टर बेल्सर डाइड लास्ट नाइट। एक न्यूज दी कि मिस्टर बेल्सर जो उसके नेबर थे, लास्ट नाइट पिछली नाइट को नो मोर, गुजर गए, उनका स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया। हिज मदर टोल्ड हिम दैट हिज नेबर मिस्टर बेल्सर हैड डिपार्टेड, ही वाज नो मोर। सी सेड, उसने आगे कहा, द फ्यूनरल इज ऑन वेडनेसडे। फ्यूनरल मीन्स लास्ट सेरेमनी, अंतिम संस्कार, जो डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाता है। तो उसने कहा कि उनका अंतिम संस्कार वेडनेसडे को होना है। तो विद्यार्थियों, आपको याद रखना है हु सेड टू हुम। जैसे यहाँ पे एक लाइन है, मिस्टर बेल्सर डाइड लास्ट नाइट, इतना आपको लाइन दी जाए और क्वेश्चन किया जाए हु इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन, तो आप डेफिनेटली बता लेंगे मदर ऑफ जैक। टू हुम ही इज स्पीकिंग, whom she is speaking, वो किससे बात कर रही है, जैक से। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप सीरियसली समझेंगे। द मेमोरीज फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड, तो जैक के दिमाग में वो सारी यादें, मेमोरीज मीन्स रिमेम्बरेंस, उसकी यादें फ्लैश्ड मीन्स के एकदम से गूंज उठती हैं, के थ्रू हिज माइंड, उसके दिमाग में, लाइक एन ओल्ड न्यूज रील, जैसे कि कोई एक पुरानी मूवी की रील हो, उसके सीन दिमाग में उसके एकदम से गूंज उठते हैं, आते हैं। एज ही सैट क्वाइटली, जब वो चुपचाप बैठा, रिमेम्बरिंग हिज चाइल्डहुड डेज, वो चुपचाप बैठ गया और अपने चाइल्डहुड यानी बचपन के दिनों के बारे में याद करता है। तो सारा घटनाक्रम एक मूवी के दृश्यों की तरह, एक मूवी के सीन की तरह बारी बारी से उसके दिमाग में आता रहता है।
जैक डिड यू हियर मी? ओ सॉरी मॉम, यस आई हर्ड यू। तभी उसकी माँ ने कहा होगा जैक डिड यू हियर मी? जैक क्या तुमने मेरी बात सुनी? ओ सॉरी मॉम। तभी उसको हो सकता नहीं माँ, हाँ सुना मैंने। यस आई हर्ड यू। इट्स बीन सो लॉन्ग सिंस आई थॉट ऑफ हिम। जैक कहता है बहुत लंबा समय हो गया जब से उसने उनके बारे में कुछ नहीं सुना। ओके, आई एम सॉरी बट आई ऑनेस्टली थॉट ही डाइड ईयर्स एगो। बट आई एम सॉरी, जैक कहता है मुझे बड़ा अफसोस है। आई ऑनेस्टली थॉट, कह रहा है कि वो बड़ा ईमानदारी से ये सोचता है, विचार करता है कि डाइड ईयर्स एगो, कि उनको मरे हुए वर्षों बीत गए। वो कहता है माँ मुझे याद आ रहा है उनको तो गुजरे हुए वर्षों व्यतीत हो गए, बहुत लंबा समय हो गया जब वो गुजर चुके थे। Well, he didn't forget you. Every time I saw him, he would ask how you were doing. तो उसकी माँ कहती है ठीक है बेटा, he didn't forget you. वो आपको कभी भूले नहीं थे। Every time I saw him, जब भी मैं उनको देखती, he would ask how you were doing. तो हमेशा वो तुम्हारे बारे में ही पूछा करते थे कि तुम्हारा कैसा चल रहा है। He would reminisce, वो याद करते। reminisce means to recall past events or experience। ठीक है, reminisce means वो अतीत की यादों में खो जाते थे। about the many days you spent over his side, उन अतीत की यादों में जब आप उनके पास बैठ करके अपना समय व्यतीत करते थे। ये माँ जैक से कह रही है। अब द फेंस एज ही पुट इट, यानी उनके घर के पास जो चार दीवारी थी, फेंस के पास आप उनके पास बैठते थे, उन यादों को वो याद करते थे। आई लव्ड दैट ओल्ड हाउस वी लिव्ड इन, जैक सेड। जैक कहता है, क्या कहता है, हाँ माँ मुझे वो पुराना घर बहुत पसंद था, मैं उसे बहुत पसंद करता था। जैक ने कहा ही इज द वन हु टॉट मी कारपेंट्री। अपनी माँ से कहता है हाँ माँ मुझे उनकी बहुत याद आती है, उन्होंने ही मुझे कारपेंट्री सिखाई थी। कारपेंट्री मीन्स अ काइंड ऑफ प्रोफेशन इन विच वी डू वर्क ऑफ वुड लाइक मेकिंग फर्नीचर। तो ये कारपेंट्री का वर्क उन्होंने ही जैक को सिखाया था। ही वुडंट बी इन दिस बिजनेस इफ इट वर नॉट फॉर हिम। और वो सोच रहा है कि ही वुडंट बी इन दिस बिजनेस, शायद वो अब मतलब इस कारपेंट्री के बिजनेस में नहीं होता अगर उसके पड़ोसी ना होते। उसके पड़ोसी ने उसको ये कारपेंट्री का प्रोफेशन नहीं सिखाया होता तो आज शायद उसको ये कारपेंट्री का काम नहीं आता, ना सीख पाया होता। He spent a lot of time teaching me things. उनके पड़ोसी यानी मिस्टर बेल्सर उनको बहुत सारा समय व्यतीत करते थे उन्हें कारपेंट्री का काम सिखाने में। ओके, he thought were important, यानी वो काम जो वो सोचते थे कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं और जैक को ये चीजें आनी चाहिए। मॉम आई विल बी देयर फॉर द फ्यूनरल। वो सोचता है, कहता है कि माँ मैं वहां पर अंतिम संस्कार के लिए जाऊंगा, मैं उनके अंतिम संस्कार में शामिल होऊंगा। ये याद करता है पास्ट की घटना के बारे में। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट डे आई विल एक्सप्लेन यू फ्रॉम द नेक्स्ट पैसेज ऑन पेज नंबर 25. Till then, revise this topic again and again and try to understand it seriously. Revise all the meanings given backside, and if you have any difficulty, you can call me. Thank you for attending the class. सुस्वागतम। मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, आज मैं आपको चतुर्था पाठा जरासंध वधम इस पाठ की एक्सरसाइज सॉल्व करा रही हूँ।
बच्चों ये एक्सरसाइज नंबर 3 है। 2 एक्सरसाइज मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व करा चुकी हूँ। बच्चों इस एक्सरसाइज में हिंदी सेंटेंस दिए हुए हैं आपकी बुक में, उनका संस्कृत में अनुवाद करना है। तो मैंने यहाँ पर का, खा, गा, घा, गा इन 5 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद लिखा हुआ है। पहला सेंटेंस है बच्चों, वह प्रत्येक महीने की चतुर्दशी को एक एक बलि देता था। उसका अनुवाद होगा का नंबर का कि सा प्रत्येक मासस्य चतुर्दश्याम एकैकं बलिम् अकरोत्। सः प्रत्येक मासस्य चतुर्दश्याम एकैकं बलिम् अकरोत्। ये का नंबर का संस्कृत अनुवाद है। फिर खा नंबर पे सेंटेंस है बच्चों आपकी बुक में, उस दुष्ट का वध करने की इच्छा से भीम वहां गए। तो उसका संस्कृत अनुवाद होगा तस्य दुष्टस्य वधं कर्तुम् इच्छया भीमः तत्र अगच्छत्। क्लियर। फिर तीसरा सेंटेंस है, मल्ल युद्ध में जरासंध को भीम के द्वारा मृत्यु प्राप्त हुई। तो इसका संस्कृत अनुवाद है मल्ल युद्धे जरासंधा भीमेन मृत्यु अप्राप्नोत्। फिर अगला हिंदी वाक्य है, जरासंध के शरीर को जरा राक्षसी ने एक साथ जोड़ दिया। उसका संस्कृत अनुवाद देखिए लिखा हुआ है, जरासंधस्य शरीरम जरा राक्षसी एकेन सह असंयोजयत्। असंयोजयत् जोड़ दिया। फिर अगला सेंटेंस है, कृष्ण के संकेत से भीम ने उसे फाड़ दिया। तो कृष्ण से संकेतेन भीमः अविधीर्यत्। ठीक है, उसे चीर डाला। भीमा बच्चों एक शब्द यहां पर होगा तम। तम मीन्स उसे। फिर से देखिए, भीमा के बाद एक शब्द आएगा तम अविधीर्यत्। भीम ने उसे चीर डाला। फिर से एक बार सुन ले, सा प्रत्येक मासस्य चतुर्दश्याम एकैकं बलिम् अकरोत्। खा नंबर है, तस्य दुष्टस्य वधं कर्तुम् इच्छया भीमः तत्र अगच्छत्। मल्ल युद्धे जरासंधा भीमेन मृत्युम् अप्राप्नोत्। घा नंबर है, जरासंधस्य शरीरम जरा राक्षसी एकेन सह असंयोजयत्। कृष्णस्य संकेतेन भीमः तम अविधीर्यत्। ओके, तो इस तरह से बच्चों ये एक्सरसाइज नंबर 3 कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 4 सॉल्व कराती हूँ। ठीक है, हाँ बच्चों, अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 4, घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखिए। घटनाक्रम यानी जैसे जैसे घटनाएं घटित हुई हैं इस कहानी में, जरासंध वधम में, वैसे वैसे उस कहानी के अकॉर्डिंग ही आपको सेंटेंस जो है क्रम से लिखने हैं, वाक्य क्रम से लिखने हैं। तो क्रम देखिए, पहला क्रम होगा सिंह पुरुषम राजानम एकम आम्रफलम अददात्। कालांतरे, इसके बाद दूसरा सेंटेंस आएगा, ये मैंने क्रम से लिखे बच्चों, जो रिक्त स्थान आपकी बुक में दिया है इसी क्रम में आप वाक्य लिखेंगे। कालांतरे द्वौ अर्ध अर्ध शरीर रूपे एकम पुत्रम अजायन्तो। तौ वयुपिंडौ जरा नामधेया निशाचरी संयोजम कृत्वा एकाकारं कृता। जरा नेक्स्ट है बच्चों, जरासंधेन सह भीमस्य द्वंद्व युद्धम अभवत्। संकेते श्रीकृष्णः एकं तृणं गृहीत्वा मध्यात् विभाजितः कृतः। तो इस तरह से ये घटनाक्रम के अनुसार ये 5 वाक्य मैंने लिखे हैं। इसी तरह आप भी अपनी बुक में फिल करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 5। एक्सरसाइज नंबर 5 है, मंजूषा से शब्द चुनकर
मंजूषा से शब्द चुनकर समानार्थक शब्द लिखिए। समानार्थक शब्द लिखिए। ठीक है, मंजूषा यानी बॉक्स में जो दिए हुए हैं शब्द, उनसे आपको समानार्थक शब्द लिखना है, यानी समान अर्थ वाले। ठीक है, पहला है का प्राककालीन। प्राककालीन का समानार्थी शब्द होगा पूरा। दूसरा है खा द्वंद्व युद्धम। ठीक है, तो द्वंद्व युद्धम का समानार्थी शब्द होगा मल्ल युद्धम। प्राककालीन का समानार्थी शब्द है पुरा, द्वंद्व युद्धम का समानार्थी शब्द है मल्ल युद्धम। अगला देखिए, शरीर भागम। शरीर भागम, तो इसका होगा समानार्थी शब्द वायुपिंडम। ठीक है, नामाख्या शब्द का समानार्थी होगा नामधेय। ठीक है, और लास्ट है जित्वा, तो इसका समानार्थी शब्द होगा निर्जित्य। प्राककालीन का समानार्थी शब्द पुरा, द्वंद्व युद्धम का समानार्थी शब्द मल्ल युद्धम, शरीर भागम का समानार्थी वायुपिंडम, नामाख्या का नामधेय और जीत्वा का समानार्थी पद है निर्जित। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज है संधि कीजिए। 6 नंबर एक्सरसाइज है का संधि कीजिए। इसमें है उपायम प्लस एकम। पहला है उपायम प्लस एकम, तो इसकी संधि होगी बच्चों उपायमेकम। ठीक है, उपायम प्लस एकम उपायमेकम। फिर आइए नेक्स्ट, एक प्लस आकारम। बच्चों एक प्लस आकारम की संधि होगी एकाकारम। फिर देखिए, एकम आम्रफलम। एकम आम्रफलम, तो इसकी संधि होगी एकमाम्रफलम। ठीक है, अब देखिए अगली संधि है कृतः अस्मि। कृतः अस्मि, इसका होगा कृतोष्मि। ये विसर्ग संधि है बच्चों। ठीक है, कृतः धन अस्मि बराबर कृतोष्मि। ठीक है, ये अवक्रम चिन्ह यहां पर लगेगा। अब आइए 5th नंबर पे दुह प्लस आत्मा। ये भी विसर्ग संधि है। ये संधि बनेगी दुरात्मा। ठीक है, और लास्ट है धन्या प्लस अस्मि। ठीक है, ये
संयोष्मी। उपाय प्लस एकम उपायमेकम, एक प्लस आकारम एकाकारम, एकम प्लस आम्रफलम एकाम्रफलम, कृतः प्लस अस्मि कृतोष्मि, दुः प्लस आत्मा दुरात्मा, धन्य प्लस अस्मि धन्योस्मि। तो इस तरह से ये संधि हुई बच्चों। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है देखिए, इसका खा खंड। इसका खा खंड है संधि विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, अब देखिए पहला है फलम नीत्वा। इसका संधि विच्छेद होगा फलम प्लस नीत्वा। दूसरा शब्द है एकैकम, एकैकम। इसका संधि विच्छेद होगा एक प्लस एकम। नेक्स्ट है थर्ड नंबर कालांतरे, कालांतरे। इसका संधि विच्छेद है बच्चों काल प्लस अंतरे। नेक्स्ट है संयोज्य, इसका संधि विच्छेद होगा सम प्लस योज्य। ठीक है, अब फिफ्थ नंबर देखिए बृहद रथस्य, इसकी संधि विच्छेद होगी बृहद प्लस रथस्य। ठीक है, अब सिक्स नंबर देखिए भीमार्जुनः, ये दीर्घ संधि है भीमार्जुनः। संधि विच्छेद होगा भीम प्लस अर्जुन। ठीक है, फलम नीत्वा फलम प्लस नीत्वा, कालांतरे काल प्लस अंतरे, बृहद रथस्य बृहद प्लस रथस्य, एकैकम एक प्लस एकम, संयोज्य सम प्लस योज्य, भीमार्जुनः भीम प्लस अर्जुन। ठीक है, तो इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 6 कंप्लीट हुई है बच्चों। अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 7 मैं आपको कराती हूँ। ठीक है, हाँ बच्चों देखिए एक्सरसाइज नंबर 7, निम्नलिखित पदों में उपसर्गों को पहचानिए। उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले जोड़ते हैं और जोड़ करके उसका अर्थ बदल देते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए विजित के शब्द में उपसर्ग है वि, शेष पद विजित है। संजाता उपसर्ग सम, शेष पद जाता। उपस्थिता में उप उपसर्ग है, शेष पद है स्थितः। संयुज्यम में सम उपसर्ग है, शेष पद है युज्यम। समुपेश में सम उपसर्ग है और उपवेश से जो है वो शेष पद है। क्लियर? इसके बाद बच्चों लास्ट एक्सरसाइज है नंबर 8। क्रिया शुद्ध कीजिए, क्रिया शुद्ध कीजिए। ठीक है बच्चों, इसमें क्रिया शुद्ध करके लिखने हैं वाक्य का, खा, गा, खा, अंगा। ठीक है, इसमें आपको क्रिया शुद्ध करनी है तो सेंटेंस बनेगा तदा सः चिंतितः अभवत्, तदा सा चिंतितः अभवत्। ठीक है, दूसरा सेंटेंस बनेगा एकदा एका राजपुरुषः, एकदा एकः राजपुरुषः
तस्य राजप्रासादे उपस्थिता अभवत्। तस्य राजप्रासादे उपस्थितः अभवत्। ये दूसरा सेंटेंस, ठीक है। थर्ड नंबर है अहम धन्यास्मि। अहम धन्योस्मि, ठीक है। भीम जरासंधयो भीषणं मल्लयुद्धं। भीम जरासंधयो भीषणं मल्लयुद्धं। भीषण मीन्स भयंकर, मल्लयुद्धं पंचविंशतिवासरान् प्रवर्तते स्म। लास्ट है वयं कृष्णाय नमः। वयं कृष्णाय नमः, ठीक है। तदा सा चिंतिता अभवत्। एकदा एकः राजपुरुषः तस्य राजप्रासादे उपस्थितः अभवत्। वयम् अहं धन्योस्मि। भीम जरासंधयो भीषणं मल्लयुद्धं पंचविंशतिवासरान् प्रवर्तते स्म। और लास्ट है वयं कृष्णाय नमः, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्न, इसमें पहले का करेक्ट ऑप्शन है पांडव पक्षे। खा नंबर आएगा करेक्ट ऑप्शन पांडव पक्षे, ठीक है। इसे आप टिक कर लें। और दूसरे का है भीमेन, इसे आप टिक कर लें। ये बहुविकल्पी प्रश्न है और ये शुद्ध विकल्प मैंने यहाँ लिखा है, इन्हें आप अपनी बुक में टिक मार्क लगा लेंगे। तो इस तरह से बच्चों चतुर्था पाठा जरासंधवधम आज पूर्ण हो गया है। सभी बच्चे अर्थ लिखेंगे, प्रश्नोत्तर लिखेंगे नोटबुक में, और ये एक्सरसाइज जो मैं करा रही हूँ ये आप बुक में फिल करेंगे पेंसिल से। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। Myself राकेश कुमार, साइंस टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। साइंस क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आप लेसन पाठ ऊर्जा एवं ऊर्जा के स्रोत का अगला पॉइंट पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन किसको कहते हैं? सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। तो हजारों वर्ष पहले वनस्पति यानी पेड़ पौधे किसी कारणवश पृथ्वी के अंदर दब जाने के कारण और फिर वे उच्च तापमान एवं उच्च दबाव के कारण अपघटित होकर के जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गए। जीवाश्म ईंधन 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 कोयला, ये ठोस ईंधन है और कोयला दहनीय तलछटी चट्टानों के बीच में पाया जाता है। नंबर 2 है पेट्रोलियम ईंधन। पेट्रोलियम ये है द्रव ईंधन, ये तलछटी चट्टानों के बीच में पाया जाता है। तीसरा है प्राकृतिक गैस, गैसीय ईंधन, ये भी तलछटी चट्टानों में के बीच में पाया जाता है। तो अब सबसे पहले कोयले की बात करते हैं। कोयला यानी ठोस ईंधन
तो कोयला ऊर्जा का एक अति महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी ऊर्जा के लिए कोयला बहुत ही इम्पोर्टेंट स्रोत है। कोयला एक दहनी तलछटी चट्टान है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा अन्य पदार्थों का मिश्रण होता है। दूसरा है, या कोयले का रंग काला होता है, काला एवं भूरा, काला भी होता है और भूरा भी होता है। कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर कोयला भी कई तरीके का होता है, जैसे पीट कोयला एक आता है, एक आता है लिग्नाइट, एक आता है बिटमिन और एक आता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कठोर कोयला होता है। तो कोयले के ये रूप हो गए। अब दूसरा पार्ट है पेट्रोलियम, द्रव ईंधन। ये समुद्र के तटीय क्षेत्रों में तथा कावेरी बेसिन में भी मिलता है। ये नीचे समुद्र की तलहटी के यानी तली के नीचे भी कुछ चट्टानें ऐसी हैं जो जिनमें रिसाव नहीं होता है, यानी पेट्रोलियम पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान को लीच नहीं हो सकता है। उन चट्टानों के बीच में पेट्रोलियम पाया जाता है। अब पेट्रोलियम बनने का सिस्टम क्या है? समुद्र में बहुत सारे जीव जंतु उपस्थित होते हैं, वो पैदा भी होते रहते हैं और मरते भी रहते हैं। तो मरने पर, जब वो मरते हैं तो मरने पर उनका शरीर द्रव पानी में रहने के कारण सड़ जाता है और सड़ने पर उसके शरीर के अलग अलग पार्ट एलिमेंट्स में टूट जाता है और ये एलिमेंट तलहटी में नीचे जाकर के और लीच होते हैं। लीच होने के बाद उन कैविटी के अंदर पहुंच जाते हैं जिनमें पेट्रोलियम कलेक्ट होता है और धीरे धीरे ये कलेक्शन बढ़ता रहता है। और पेट्रोलियम प्राप्त करने के लिए फिर इनमें एक पाइप द्वारा छिद्र किया जाता है और उस छिद्र से बाहर पेट्रोलियम निकाला जाता है। वो पेट्रोलियम कच्चा तेल होता है, उसका शोधन भी किया जाता है। शोधन करने के बाद ही उसका उपयोग किया जाता है, यानी उपयोग में लाने के पहले उसका शोधन करना बहुत ही आवश्यक है। तो पेट्रोलियम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पेट्रो प्लस ओलियम। पेट्रो प्लस ओलियम, पेट्रो का मतलब है चट्टान और ओलियम का मतलब है तेल, यानी चट्टानों के बीच में पाया जाने वाले पदार्थ को पेट्रोलियम कहते हैं। ठीक, पेट्रोलियम, पेट्रो प्लस ओलियम। पेट्रो का मतलब हो गया चट्टान और ओलियम का मतलब हो गया तेल। तो चट्टानों के बीच में पाया जाने वाले पदार्थ को पेट्रोलियम कहते हैं। इसका आविष्कार तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन लगभग 1650 ईस्वी के इर्द गिर्द इसका उपयोग केवल लैंप जलाने में किया जाता था। बाद में धीरे धीरे इसका उपयोग दहन इंजन में किया जाने लगा और दहन इंजन में करने के बाद आज इस समय की पोजीशन में पेट्रोलियम के बहुत सारे इंजन हैं, पेट्रोल के इंजन हैं। पेट्रोल इंजन जब जैसे ही जितना ज़्यादा वो गर्म होता जाता है उसकी एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है, क्योंकि पेट्रोल में क्षमता टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ती जाती है। अब आता है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस यानी गैसीय ईंधन, ये भी तलछटी चट्टानों के बीच में पाया जाता है, यानी जिन चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है उन चट्टानों में पेट्रोलियम से ऊपर की ओर जो परत होती है या लेयर होती है वो प्राकृतिक गैस की होती है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अंग मीथेन है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अंग मीथेन है और
मीथेन सबसे हल्की प्राकृतिक गैस है। ये पेट्रोलियम यानी तलछटी चट्टानों में ऊपर की ओर, पेट्रोलियम से ऊपर की ओर प्राकृतिक गैस होती है। तो जब पेट्रोलियम निकालते हैं तो सबसे पहले ये गैस बाहर निकलती है। और कौन सी गैस बताई मैंने? मीथेन गैस। मीथेन गैस, मीथेन गैस को कहते हैं CH4। ये सबसे हल्की प्राकृतिक गैस है। कहाँ पाई जाती है? पेट्रोलियम के कुओं में, यानी पेट्रोलियम की कैविटी में ऊपर की ओर जो गैस भरी होती है वो मीथेन गैस होती है। इसके अतिरिक्त एक गैस और होती है ब्यूटेन। ब्यूटेन C4H10, ब्यूटेन गैस। तो मीथेन गैस तो आप समझ गए हैं। मीथेन गैस का भी उपयोग ज्वलनशीलता के लिए किया जाता है। इसी तरीके से ब्यूटेन गैस भी ये लिक्विड है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के अंतर्गत आती है। यानी LPG, जिसको आप द्रवीय पेट्रोलियम गैस, जिसको आप LPG कहते हैं, आपके घरेलू सिलेंडर में जो भरी गैस आती है, किचन में जो रखा होता है, उसमें ब्यूटेन गैस ही होती है। ये द्रव रूप में उस सिलेंडर में भरी होती है। तो पेट्रोलियम कई हाइड्रोकार्बन्स, जैसे कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक का मिश्रण होता है। इसका प्रभाजी आसवन शोधन द्वारा किया जाता है और शोधित होने के बाद ही सिलेंडरों में पैक किया जाता है और आप तक पहुंचाया जाता है। तो प्राकृतिक गैस आप समझ गए होंगे क्या है। प्राकृतिक गैस है मीथेन गैस और ब्यूटेन। मीथेन सबसे हल्की गैस है, उससे थोड़ा सा भारी ब्यूटेन गैस है। मीथेन सबसे ऊपर, जब पेट्रोलियम को निकाला जाता है तो सबसे पहले मीथेन गैस बाहर निकलती है और उनको सिलेंडरों में पैक करके उपयोग में लाई जाती है। उसके नीचे ब्यूटेन गैस निकलती है जो द्रवित पेट्रोलियम गैस है। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG यानी LPG। तो इन ब्यूटेन, द्रव ब्यूटेन सिलेंडर में द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG एक ईंधन के रूप में पाई जाती है और हमारे रसोई घरों में भी ये सिलेंडर खाना बनाने के उपयोग में काम में लाई जाती है। इस गैस से वायु प्रदूषण बहुत कम होता है तथा इस गैस का ऊष्मीयमान भी बहुत अधिक होता है, जिसके कारण खाना आपका जल्दी साफ और स्वच्छ बन जाता है तथा वातावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। तो इस प्रकार से आपकी कौन सी गैसें हो गई? कोयला भी हो गया, पेट्रोलियम भी हो गया, प्राकृतिक गैस में मीथेन गैस हो गया और ब्यूटेन गैस हो गई। तो अब तकनीकी विकास के लिए ऊर्जा, जनसंख्या वृद्धि के बढ़ने के कारण ऊर्जा की मांग में भी वृद्धि हो गई। जैसे सैकड़ों साल पहले लोग LPG के बारे में बहुत कम जानकारी रखते थे या बहुत कम लोगों तक ये पहुंचती थी। तब लोग भोजन, अपने घर में भोजन लकड़ी, उपले, कंडे आदि से बनाया करते थे। कोई तो बायोगैस का इस्तेमाल भी करता था, लेकिन मोस्टली घरों में लकड़ी से या कोयले से या उपले या कंडों से भोजन बनाया जाता था। तो अब जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता जा रहा है, उसकी तकनीकी भी आगे बढ़ती चली जा रही है। तो ऊर्जा के स्रोतों में ऊर्जा के प्रयोग का क्षेत्र तकनीकी क्षेत्र है। अपने उद्योगों को चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कि विद्युत उत्पादन के लिए इसका उपयोग कर हमारे जीवन को आरामदायक बनाने में तथा उपकरणों को चलाने में किया जाता है। ऊर्जा की आवश्यकता न केवल इन उपकरणों को चलाने के लिए होती है, बल्कि इन्हें बनाने में भी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है।
तो बच्चों जीवाश्म ईंधन के बारे में आपने इस क्लास में समझ लिया है और जो शेष ऊर्जाएं बची हैं उनका उपयोग नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। थैंक यू।